संस्कृति का अर्थ क्या होता है? संस्कृति का अर्थ होता है जीने का तरीका। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या मान रहे हो, क्या धारणाएँ रख रहे हैं, क्या हमारी वेशभूषा है, क्या आपकी भाषा है, संबंधों में किस प्रकार आप एक दूसरे को संबोधित करते हैं, ये सब संस्कृति के अंदर ही आते हैं। यही संस्कृति है, माने आपकी ज़िंदगी के तौर तरीकों का नाम संस्कृति होती है। उसमें आपकी पूजा पद्धति भी शामिल हो जाती है कि आप किन तरीकों से पूजा करते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी संस्कृति। संस्कृति माने ज़िंदगी। और अगर संस्कृति इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो संस्कृति का जो आधार है वो क्या है? वो है हमारी गुलामी, गरीबी और अशिक्षा। गरीबी, गुलामी और अशिक्षा को अगर हम अपना उच्चतम आधार बनाएँगे, उच्चतम आधार इसको हम बना लेंगे, तो हमारी संस्कृति क्या होगी? अध्यात्म से हमें कोई लेना-देना ही नहीं होता। ये जितने भी संस्कृति का नाम लेते हैं कि संस्कृति है, वो बार-बार बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। इनसे अगर हम अध्यात्म की बात पूछ लें कि अध्यात्म क्या है, तो उन्हें कुछ पता नहीं है। हाँ, संस्कृति के नाम पर अगर हमसे दंगे करवा लिए जाएँ तो हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, नारे लगा लेते हैं बुरी तरह। हिंसा, तोड़-फोड़ बहुत कुछ होता है। और अगर पूछ ले कोई कि अध्यात्म क्या होता है, तो हमें उसका ज्ञान ही नहीं होता कि अध्यात्म क्या है। हमें तो बस इतना पता है संस्कृति, और संस्कृति आई कहाँ से? हमारी गुलामी से, जो हमने बहुत समय तक गुलामी में रहे, गरीबी से और अशिक्षा। हमारी संस्कृति उत्थान मांग रही है। और अगर संस्कृति के उत्थान की मांग जो है सबसे पहले अगर किसी को करनी चाहिए तो वो हैं हमारी महिलाएं। महिलाओं को सबसे आगे होना चाहिए विरोध करने में कि हम ये पुरानी गली सड़ी संस्कृति अब नहीं चलने देंगे, कि हमें एक नई सुधरी हुई आध्यात्मिक संस्कृति चाहिए, हमें वेदांत पर आधारित संस्कृति चाहिए, हमें उच्च मूल्यों वाले आधारित संस्कृति चाहिए। ये पुरानी पिछड़ी हुई बातें जिनका संबंध अशिक्षा से है, अज्ञान से है, मन की सक्रियता से है, गरीबी से है, मानसिक दिवालियापन से है और राजनीतिक गुलामी से है, हमें ऐसी संस्कृति नहीं चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए। ये जो संस्कृतिवादी होते हैं कि ये संस्कृति करते हैं, इनको पता ही नहीं कि संस्कृति के बहुत सारे तत्व आ कहाँ से रहे हैं। ये वहाँ से आ रहे हैं जिनसे ये खुद नफरत करते हैं। संस्कृतिवादियों को हिंदू संस्कृतिवादियों को आम तौर पर अन्य धर्मों से बहुत चिढ़ होती है, बड़ी चिढ़ होती है कि ये दूसरे धर्म के लोग हैं, चिढ़ते हैं। हम संस्कृतिवादी हैं और दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो तो गंदे हैं। हमें पता भी नहीं कि हम जिस संस्कृति का पालन कर रहे हैं उसमें बहुत सारे जो तत्व हैं वो तो उन्हीं धर्मों से आ रहे हैं जिससे हम चिढ़ते हैं, क्योंकि उन धर्मों के लोगों ने हम पर राज किया है, बहुत राज किया है। तो उनकी संस्कृति जो है हमारी संस्कृति बन गई है और उस संस्कृति को अब हम कहते हैं कि ये हमारी है। और कोई अगर उसे बदलना चाहे तो उससे लड़ते हैं कि हमारी संस्कृति को मत बदलो, ये बहुत महान है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो आज भी कम से कम उत्तर भारत के गाँव, कस्बों, छोटे शहरों में घूंघट का चलन है। अब हमें पता भी नहीं है कि ये घूंघट हिंदुस्तान में कहाँ से आ गया। हमें लग रहा है कि ये घूंघट वैदिक काल के ऋषियों की देन है। ये घूंघट कहाँ से आया? तो ये घूंघट आया इस्लाम से। इस्लाम से आया ये घूंघट। और इस्लाम से ही ये संस्कृतिवादी जो हैं, जो कहते हैं हमारी बहुत बड़ी संस्कृति है, उससे चिढ़ते हैं। लेकिन इस्लाम ने ही हमको ये घूंघट दिया है और उसी घूंघट को हम पकड़ के बैठ गए हैं। अगर हमारे घर की महिला घूंघट ना करे तो हम उससे बिल्कुल लड़ देंगे, मार देंगे उसको। अभी आज ही हुआ है, कुछ टाइम में पता, एक एग्जाम्पल आया है, बीच में एक केस आया है ऐसा कि एक माँ बाप ने, दिल्ली के ही थे, उन्होंने एक लड़की की हत्या कर दी। ऑनर किलिंग का मामला है और उसको सूटकेस में बंद करके कहीं पर डाल आए थे। ये बात वैदिक संस्कृति की है क्या? कि लड़की कहीं बाहर जाकर किसी से मिल रही हो सकता है लड़का बिल्कुल गलत हो जिससे मिल रही है, बिल्कुल हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से
जैसी ज़िंदगी बिताना चाहती हो वो बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लेकिन क्या ये बात हमारे वैदिक ऋषियों ने सिखाई है कि तुम्हारी लड़की अगर बाहर जाएगी, कुछ उल्टा-पुल्टा करेगी तो उसको गोली मार दो? ये संस्कृति कहाँ से आई भारत में? तो ये संस्कृति भी इस्लामिक आक्रमणकारियों के साथ आई और हमने उसको अपनी संस्कृति ही बना लिया कि ये हमारी संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये जो संस्कृति हम अपना रहे हैं ये है गुलामी पर आधारित संस्कृति। फिर हम कहते हैं कि ये हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति कहाँ से हो गई? कहाँ से हो गई ये हिंदू संस्कृति? ये तो गुलामी, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता से आई है। देश के जो हिस्से जितना ज़्यादा विदेशी आक्रमणकारियों की चपेट में आए, वहाँ महिलाओं की उतनी ही ज़्यादा दुर्दशा है। अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? जिसको आप अपनी संस्कृति कहते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव तो विदेशी आक्रमणकारियों का ही है। उन्हीं की संस्कृति हम आज अपना रहे हैं। सेक्स रेशियो एट बर्थ, जन्म के समय लिंग अनुपात समझते हैं हम। जन्म के समय अगर हम अपनी प्रकृति को अपना काम करने दें, यदि 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो लगभग 1000 ही लड़कियां पैदा होंगी, ठीक है? तो थोड़ा बहुत अलग 1000 लड़कियां पर हो सकता है कि 2-4 कम लड़कियां पैदा हों। फिर ये होता है कि लड़कियां ज़्यादा मजबूत होती हैं, लड़के पैदा होने के बाद ज़्यादा मरते हैं, लड़कियां कम मरती हैं। धीरे धीरे आगे चलकर ऐसा ही हो जाता है। अगर प्रकृति को उसका काम करने दें बिना हस्तक्षेप के, तो धीरे धीरे ऐसा ही हो जाता है कि समाज में 1000 पुरुषों पर लगभग 1050 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन जन्म के समय तो लगभग 1000 पर 1000 ही होना चाहिए। पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब में साझी बात क्या है, कॉमन बात क्या है इन सब में? कि ये सब के सब आक्रमणकारियों की चपेट में आए थे। जब पश्चिमी दिशा से आक्रमण होता था, चाहे अफगानियों का, मुगलों का, तुर्कों का, अरबों का, तो सबसे पहले तो यही सामने आते थे ना, पंजाब, सिंध, राजस्थान, तब हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी, वो सब दिल्ली तक भी आते थे। यही वो जगह है जहाँ पर आज भी अगर करोड़ों नहीं तो लाखों बच्चियां जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के वक्त मार दी जाती हैं। ये है हमारी संस्कृति और हम कहते हैं कि हमारी महान गौरवशाली भारतीय हिंदू संस्कृति। अब कुछ लोग कह देंगे कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो स्त्री को देवी मानकर पूजा गया है, तो फिर क्या देवियों को घर पर काम ही करवाएंगे क्या हम कि घर का काम ही करो? अगर स्त्री को वाकई देवी मानकर पूजते हो तो देवियां तो आसमान में उड़ती हैं, अपने घर की देवी को भी आसमान में उड़ने की खुली छूट क्यों नहीं दी जाती? फिर कुछ कह देंगे कि श्लोक बता देंगे संस्कृत का कि हमारी संस्कृति महिलाओं का अपमान करती है। हमारी संस्कृति तो कहती है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। भाई हमारी संस्कृति में तो ये बात की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर निश्चित रूप से भारतीय घरों में देवताओं का वास नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं का सम्मान हो ही कहाँ रहा है। जितना डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा भारत में है, उतना कहीं और है ही नहीं। यहाँ फिर घर में कौन से देवता बस रहे होंगे? लेकिन जैसे ही अगर कोई प्रहार करे इनकी संस्कृति पर, इन्हें बोले कि ये गलत है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो जल्दी से ये बात खड़ी कर देंगे कि आपने वो बात नहीं पढ़ी कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो ये ज़मीनी हकीकत की बात हो रही है कि घरों में देखो चल क्या रहा है। 95% शादियाँ ही आज भी दहेज लिया जाता है और भरपूर लिया जाता है। ये है हमारी संस्कृति। और फिर हम कहते हैं संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ, तो कहाँ से बचेगी? हम तो खुद ही उसे बढ़ावा दे रहे हैं गलत चलने के लिए। और आ कहाँ से रही है? गरीबी से, अशिक्षा से, गुलामी से, जो हम पीछे से झेलते आ रहे हैं। बस उसी को हमने अपनी संस्कृति मान लिया है। अगर हम गणना करें, रिकॉर्ड देखें, तो लड़कियों को जो पिछले 20 साल में जन्म लेते वक्त ही मार दी गई, क्यों? करोड़ों में आ जाएगा। जो लड़कियां मार दी गई हैं वो करोड़ों में आ जाएगा। क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा नहीं है? हिटलर ने भी इतनी यहूदी मारे थे, कुछ लाख, 60 लाख का आंकड़ा है, शायद इतना ही होगा। तो आपने कितनी लड़कियां मार दी? और ये बात हिंदुओं में ही है।
हिंदुओं में कितनी लड़कियां मार दी गई हैं। हिंदू धर्म खतरे में है। सबसे बड़ा नरसंहार तो खुद हिंदू ही कर रहे हैं अपनी महिलाओं के खिलाफ। हिंदू धर्म और किसी बाहर वाले से खतरे में क्या होगा, हम खुद ही उसे खतरा बनाए हुए हैं। एक हिंदू लड़की को कोई दूसरे धर्म वाला मार दे तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, अरे अरे हिंदू लड़की खतरे में है। और जो हिंदू लड़की रोज लाखों में मर रही है अपने ही घर वालों के हाथों, उसको जन्म ही नहीं लेने दे रहे, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, उसका हिसाब कौन करेगा? फिर हमारी संस्कृति कहाँ चली जाती है उस समय जब हम ये गलत काम करते हैं? और ये सब कुछ आपकी संस्कृति में इसलिए है क्योंकि आपकी संस्कृति, फिर बात वही आ रही है कि कहाँ से आ रही है, गुलामी से, गरीबी से और अशिक्षा से। जिन्होंने आप पर पश्चिमी दिशा से आक्रमण करा वो बर्बर कबीलाई लोग थे। उनकी संस्कृति ऐसी थी कि जिनको जीतते थे उनकी महिलाएं उठाकर ले जाते थे, उनका बलात्कार भी कर देते थे और उनको दासी की तरह इस्तेमाल भी किया करते थे। ये बहुत सारे मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उन्होंने ऐसा किया था। वो अपने सैनिकों को प्रेरित ही इसी तरह करते थे कि जान लगाकर लड़ो और अगर तुम जीत जाओगे तो दुश्मन का सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। इस माल में रुपया, पैसा, सोना, चांदी तो है ही, जानवर तो है ही, माल में दुश्मन की स्त्रियां भी शामिल हो जाती थी। तो अगर हम जीत गए तो जितनी भी सुंदर सुंदर महिलाएं हैं दिल्ली की, पंजाब की, तो ये सब तुमको मिल जाएंगी। तो जीतो तो और ये जान लड़ा कर लड़ते थे। तो जो महिलाओं को जो अपमान से देखने की संस्कृति बनी है ये भारत की तो है ही नहीं, भारत पर आक्रमण करने वालों की थी, जो महिलाओं को माल की तरह, जानवरों की तरह देखते थे। लेकिन हमने उन्हीं की संस्कृति अपना ली। हमने भी महिलाओं को एक नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। तो जिसको हम संस्कृति कहना चाह रहे हैं, क्या वो संस्कृति है? क्या हम उस संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं जो हमारी रियल में संस्कृति है? तो भारतीय संस्कृति कैसी थी ये जाकर देखने चाहिए हमें अपने पुराने ग्रंथों में। वहाँ हमको हमारी महिलाएं जैसी मिलेंगी ना, जैसा उनका बताया गया है वही है हमारी भारतीय संस्कृति। लेकिन जिस टाइप से उस समय महिलाएं थी, हमारे ग्रंथों में जो महिलाओं का आदर सम्मान या महिलाओं का जो बताया गया है, अगर आज उसको मान लिया जाए ना कि आज हम उसको मानेंगे तो महिलाओं को जीने ही ना दिया जाए। आप तो ये कहेंगे कि ये गंदी औरत है। अगर द्रौपदी आज हो जाए 5 पतियों के साथ तो क्या आप उसे जीने दोगे? नहीं जीने देंगे हम उसको। तो द्रौपदी अकेले ही भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है क्या? और यदि द्रौपदी जैसी महिलाएं हो पाई तो इससे क्या पता चलता है? भारतीय समाज भारतीय समाज तब कैसा था और हमारी संस्कृति कैसी थी उस समय? क्योंकि द्रौपदी जैसी महिला हमारे समाज में थी और बहुत सम्मान के साथ रह रही थी। 5 पति भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, बात सम्मानीय थी, सम्मान मिल रहा था उसको, कुछ बिगड़ नहीं गया। इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि भारतीय संस्कृति के कारण हर महिला के 5 पति हों। लेकिन जो बात कही जा रही है उस पर हमें ध्यान देना होगा कि हमारी संस्कृति थी क्या, क्या सम्मान था महिलाओं का। अगर हम पुराने नाटकों भी देखें ना, जो सीरियल्स आते थे, तो पुराने साहित्य में हम देखें तो वहाँ पर हमें यही पता लगेगा कि वैदिक काल की महिलाओं की जो वेशभूषा है ना वो कैसी थी। क्या उन्होंने कोई घूंघट कर रखा था? बहुत ज़्यादा कपड़े पहनती थी, बहुत कम कपड़े पहनती थी। और भारत की दृष्टि बड़ी उदार थी, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहते थे ठीक है, अच्छी बात है, गर्म देश है भाई, उसमें बहुत होता है, बहुत होती है, इसको इसी में ठीक है, इसको कम कपड़े पहनने दो, तो हमें क्या करना? पुरुष भी कम कपड़े पहनता है, स्त्री भी कम कपड़े पहनती है, ठीक है। ये नहीं है, ये रही है हमारी संस्कृति और आज हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं। इतनी छोटी छोटी बातों का इश्यू नहीं बनता था कि क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या नहीं पहने हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता था। बात थी तर्क पे आधारित, सम्मान पे आधारित, उसे एक शरीर तुल्य नहीं समझा जाता था, शरीर से ऊपर समझा जाता था। और अगर हम कितने ही अगर उदाहरण देख लें अपने इतिहास में, ग्रंथों में,
तो नारी जो है वो हमारी गृह प्रमुख रही है, जहाँ नारी के कहने पर ही बात चली है और उसकी बात को टाला नहीं जाता था। एक बार नारी ने जो कह दिया वही बात मानी जाती थी। और उसी पुरानी संस्कृति के कुछ तत्व बहुत अवशेष के रूप में अब बच गए हैं, बहुत थोड़ा बच गए हैं। इसीलिए ये हो पाया कि दुनिया की पहली महिला जो है राष्ट्राध्यक्ष भारत ने ही दी थी। मात्र दक्षिण एशिया की बात नहीं है, भारत के बाद श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में, पाकिस्तान, हर जगह हुई, पर सबसे पहले तो भारत में हुई। यूरोप में भी पहले भारत में, अमेरिका में तो आज तक हो ही नहीं पाई। अमेरिका जिसको हम कहते हैं कि बड़ा ही प्रगतिशील देश है, लिबरल है, उदार है, वहाँ आज तक कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं हो पाई। भारत में इंदिरा गांधी बहुत जल्दी बन गई। प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर भी ब्रिटेन में इंदिरा गांधी के बाद आई है। इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री बनकर आई। उसकी वजह यह है कि भारत की संस्कृति भी अभी थोड़ी बहुत किरण शेष है। थोड़ा सा हमको याद है कि महिला जो है सम्मान की पात्र होती है, महिला उच्चतम सम्मान की पात्र होती है, लेकिन बस थोड़ी सी ही बहुत शेष है। और ज़्यादातर तो हम ये भूल चुके हैं कि जो हमारी महिला है वो कैसी थी, क्या उसका सम्मान था। अब उसे क्या समझा जाता है, बस पाँव की जूती, भोग का साधन, भोगो और उसको भोगो बस। हम देख भी रहे हैं कि जो हमारा मीडिया है, जिसको हम सब कंज्यूम भोग करते हैं, उस मीडिया में भी महिला को कैसा दिखाया गया है। वो मीडिया में कर क्या रही है, भोग की वस्तु ही तो बन के बैठी है वहाँ पर। और जो ये भारतीय मूल्य नहीं है कि महिला को भोग की वस्तु समझा जाए, ये हमारी जो संस्कृति है वो ये नहीं कहती है। भारतीय मूल्य जो भी हैं उन सबको भारतीय तभी माना जाएगा जब वो वेदांत से जुड़ेंगे। वेदांत ही हमें असली ज्ञान देते हैं, रियल ज्ञान हमें वेदांत से ही मिलता है, रियल ज्ञान ही हमें वहीं से मिलता है कि यही हमारी संस्कृति है। हमें संस्कृति का असल जो ज्ञान है वो वेदांत से ही मिलता है। और भारतीय मूल्य ये हैं कि जीवन भोग के लिए नहीं है, मुक्ति के लिए है। तो महिला को भोग करके पुरुष को क्या मुक्ति मिल जाएगी, और भोग की वस्तु बनकर महिला को कौन सी मुक्ति मिल जाएगी, कोई मुक्ति नहीं मिलनी। महिला और पुरुष दोनों बस शरीर से अलग हैं, भीतर चेतना सबकी एक ही है। वो चेतना जो दोनों में एक समान कराती है, एक समान मांग करती है, मुक्ति और बस मुक्ति। ये है हमारा भारतीय दर्शन। इस दर्शन पर आधारित होना चाहिए हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को। एक बात और समझनी चाहिए हमारे पुरुषों को कि कल्याण तभी संभव है अगर महिला बंधक बनी हुई नहीं है। महिला और पुरुष आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि आप ये नहीं कह पाओगे कि महिला को तो दमित रखो, उसे तो दबा के रखो, और पुरुष आजाद होके घूमता रहे। महिला अगर गुलाम है तो पुरुष भी गुलाम ही रहेगा। पुरुष को अगर अपनी ही मुक्ति चाहिए तो उसे महिला के मुक्ति के रास्ते खोलने होंगे। अगर पुरुष को अपना सम्मान बढ़ाना है तो उसे महिला को सम्मान देना होगा। अगर पुरुष को जीवन में उच्च स्तर प्राप्त करना है तो उसे महिला को भी सम्मान देना होगा, उसे भी आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से ये जो आदर्श महिला की बात है ये निकाल देनी चाहिए। जो आदर्श भारतीय स्त्री के लिए बनाए हुए हैं ना घटिया, उनको निकाल देना चाहिए। उसकी छवि एकदम निकालो बाहर, एकदम निकालो बाहर। अगर हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, तो हिंदू कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो सनातन ग्रंथ हमारे जो हैं वेद हैं, और सनातन अगर हम दर्शन देखें तो वेदांत है। आदर्श भारतीय स्त्री या आदर्श भारतीय पुरुष या आदर्श सनातनी व्यक्तित्व ही ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अगर हमें ये जानना है तो हमें वेदांत से पूछना होगा कि कैसा होना चाहिए, कि वेदांत में हमारी रियल संस्कृति लिखी हुई है। लेकिन हम इनसे नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे हमारी परंपराओं से, रीति रिवाजों से, घटिया पाखंडों से, जिसको हम अपनी संस्कृति मान बैठे हैं। परंपरा बड़ी नहीं हो गई वेदांत से, वेदांत सबसे पहले हैं। ये परंपरा हमने अपनी अज्ञानता, अशिक्षा, गुलामी से बनाए हैं। आप गीता जी की सुनो, भागवत गीता की सुनो, वेदांतों की सुनो, वेदों की सुनो, उपनिषदों की सुनो, जो रियल पीछे से चले आ रहे हैं। दादा दादी जी की बात मत सुनो कि ये बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, इन्हें ज़्यादा पता है। नहीं, ये तो खुद ही गुलामी का शिकार हुए हैं, पाखंडवादी परंपराओं का शिकार हुए हैं। इन्हें क्या पता संस्कृति क्या होती है।
एक तरफ गीता जी हैं जो वेदांत का प्रतिनिधित्व करती हैं और दूसरी तरफ हमारे दादाजी हैं या दादी जी हैं जो परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों में से किसकी सुनेंगे? गीता जी की सुनेंगे, दादाजी की सुनेंगे? ऑब्वियसली है कि गीता जी की ही सुनेंगे। तो दादाजी को एक तरफ रखना चाहिए हमें और अपने गीता को, अपने जो हमारे वाकई में हमारे रियल स्रोत, हमारी चेतना से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, भागवत, इनको अपनाना चाहिए।